हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 12, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एक्चुअली इंडिया की नहीं, एक आइलैंड की जा रही है, मॉरिशस की। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नायरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। तो दिल्ली से ये निकले 15 जुलाई को और मुंबई से निकले 16 को और नायरोबी केन्या की कैपिटल है जो कि अफ्रीका में पड़ता है देश, वहाँ से निकले 17 जुलाई को और ये मॉरिशस के लिए वहाँ से रवाना हुए। इधर से जाते समय नायरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। तो 1 रात और 2 दिन ये रुके नायरोबी में। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। तो वो ये फिर सोचने लगे कि लोगों से तो मिल लिए अफ्रीका के, है ना, और मॉरिशस के जो भारतीय लोग हैं, मतलब मॉरिशस में बसे हुए जो इंडिया के लोग हैं, उनसे भी मुलाकात हो गई। तो अफ्रीका में एक्चुअली काफ़ी सारे शेर पाए जाते हैं, तो वहाँ के शेरों से भी मिल लेना चाहिए, ऐसा राइटर ने सोचा। जहाज़ यानी कि जो एयरप्लेन है दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, तो नेक्स्ट डे की इनकी फ़्लाइट थी। अतएव तो इसलिए हम जिस दिन नायरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। तो जब ये नायरोबी पहुँचे तो ये नेशनल पार्क में घूमने के लिए चले गए ताकि ये शेरों को देख सकें। नायरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, जैसे दिल्ली का चिड़ियाघर है, मतलब पिंजड़े में बंद जानवर होते हैं, ऐसा नहीं है। वो शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। तो जो अफ्रीका की वेजिटेशन है ना, वहाँ पर पेड़ कम होते हैं और घास ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर पेड़ कम है और घास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। पर्यटकों यानी कि जो ट्रैवलर्स हैं वहाँ पर जो घूमने जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती हैं। तो जो जंगल है उसमें बहुत ही अच्छी रोड्स बना रखी हैं और जो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं वो उन गाड़ियों से बहुत अच्छी तरीके से इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। तो ये जिस गाड़ी में बैठे हुए थे वो भी काफ़ी देर तक जंगल में इधर उधर घूमती रही, मगर इन्हें शेर कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी, 2 मोटर बेसिकली 2 कार्स खड़ी हुई थी सड़क पर, और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। तो 2 कार्स थी, उन पे बहुत सारे लंगूर बंदर वगैरह चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं, अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। तो जो पर्यटक हैं, पर्यटक मतलब बेसिकली आप ट्रैवलर कह सकते हैं, जो लोग वहाँ पर घूमने आते हैं वो बंदरों को और लंगूरों को फल या बिस्किट्स वगैरह दे देते हैं, इसलिए जैसे ही कोई कार रुकती है तभी बंदर उसको घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। तो बहुत दूर, 10-20 मील मतलब बहुत ज़्यादा दूर ये चले, और चलने के बाद ये चले नहीं, बेसिकली कार में ही घूम रहे थे। तो जो मील होती है ना वो 1760 गज की दूरी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूरी ये होती है, आप ये समझ लीजिए। जब ये कार से बहुत दूर तक ट्रैवल कर गए तब जा कर के इनको शेर दिखे जहाँ पर वो आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जीवन भर नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तो राइटर बोलते हैं उन्होंने वहाँ जंगल में जो देखा वो ये कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम। 7-8 शेर थे, सोए हुए थे और ये आराम कर रहे थे, और उनको घेरे हुए कई सारी जो है कार्स खड़ी हुई थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। लोग तो मतलब शेरों को ऐसे देख रहे थे, बट शेरों को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कौन लोग उनको देखने के लिए आए हुए हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। तो जहाँ पर कार्स वगैरह थी तो शेरों ने उस तरफ देखा तक नहीं, दृष्टिपात नहीं किया, अपनी नज़र उठा के लोगों की तरफ शेरों ने देखा तक नहीं। मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो, मतलब बहुत ही तुच्छ यानी कि बहुत ही छोटे हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। तो राइटर बोलते हैं ऐसा लग रहा था कि शेर हमें कितना छोटा समझते हैं, और वो ये भी मतलब ज़रूरी नहीं समझते कि हमारी तरफ नज़र उठा के भी देख लें। हम लोग वहाँ आधा घंटे ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्भाई ली।
दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। तो राइटर बोलते हैं कि एक जो शेर था उसने उठ करके अंगड़ाई ली थी। जम्भाई लेना मतलब यौन करना, अंगड़ाई लेना। एक ने अपनी कमर थोड़ी सी तानी, मगर हमारी तरफ किसी ने भी नहीं देखा। और राइटर बोलते हैं उन्होंने हमें पेड़ पौधों, खरपात यानी कि फालतू की जो फसलें मतलब होती हैं, सबसे हमें तुच्छ समझा, सबसे बदतर, सबसे बेकार ही समझा। इसलिए शेरों ने हमारी तरफ नज़र उठा के नहीं देखी। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। राइटर बोलते हैं हिरणों का झुंड था और उसके बीच में एक जिराफ खड़ा हुआ था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। अब जो शेर थे वो उठे और 2 डायरेक्शंस में चलने लगे। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। तो एक तो घास के सिंह यानी कि शेर, एक शेर तो घास के पीछे छुप गया और एक आगे की तरफ बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया, मतलब हिरणों के झुंड को समझ में आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। पहले तो मस्त चल रहे थे, फिर वो चौकन्ने हो गए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। तो कुछ हिरण तो भाग लिए झुंड छोड़ के, और कुछ हिरण वहीं के वहीं खड़े रहे। बाकी हिरण ठिठके हुए, मतलब डर के वहीं खड़े रहे। ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ से भागने में हो सकता है। तो वो हिरण वहाँ के वहाँ इसलिए खड़े रहे क्योंकि उनको ये समझता कि किसी भी तरफ भागें, हमें शेर तो देख ही रहे हैं, हम पकड़े जा सकते हैं। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद करते हैं और शिकार वे झुंड में नहीं करते। अब हिरणों को एक बात पता थी कि सूर्यास्त के बाद, जब सूरज ढलने लगता है, तब करते हैं शिकार सिंह, और वो झुंड में शिकार कभी भी नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। तो झुंड से जो पीछे रह जाता है उसका ही शिकार शेर करते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निर्बाध नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। तो अब राइटर को समझ में आया कि हिरण भाग क्यों नहीं रहे हैं, बल्कि एक गोला बना करके खड़े हो गए हैं, क्योंकि शेर हमेशा एक अकेले का शिकार करता है, ना कि झुंड का। इसलिए सब प्रोटेक्टेड थे अगर वो झुंड में थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर। राइटर को लग रहा था कि उनका बीपी बढ़ रहा है। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। तो भैया अतएव का हो रहा है ना यूज़, तो इसका मतलब है इसलिए मैंने तय कर लिया कि मुझे घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े, कंपनी का नाम है। तो इनके जहाज़ में उड़े। जहाज़ नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। तो नैरोबी से विमान उड़ा और जब वो मॉरिशस पहुंचा तो लगभग रात के 10 बज रहे थे। अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। तो अंधेरा हो रखा था, बारिश हो रखी थी, मगर राइटर बोलते हैं कि इनको वेलकम करने के लिए काफ़ी सारे लोग थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा, मतलब जो नज़ारा था, देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। तो राइटर को ऐसा फील हुआ कि ये तो एक छोटा भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण की और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु इससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। तो आपने जो अभी क्लास 6 में ही ज्योग्राफी की बुक है ना, उसमें आपने लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पढ़े हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए ये जो है ये मॉरिशस दिखाया गया है आपको, ठीक है। अब अगर मैं इंडिया का मैप आपको बना के दिखाऊं, सपोज़ करो कि ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ख़राब बनाया मैंने, बट हाँ, ये नीचे की तरफ इंडियन ओशन है ना, और इंडियन ओशन से इस तरफ ना साउथ की तरफ मॉरिशस है, ठीक है, और ये अफ्रीका के पास को पड़ता है। तो मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा, मतलब पूरा जो एरिया है, वो 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। तो राइटर बोलते हैं अगर भारत हिंद महासागर का सबसे खूबसूरत सितारा है ना, तो जो मॉरिशस है वो इसका मोती है। मॉरिशस वह देश है जहाँ कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है।
मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। तो मॉरिशस में 53% लोग तो हिंदू हैं और 67% से ज़्यादा इंडिया को बिलोंग करते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों का नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई है, क्योंकि इंडिया से बसे हुए लोग हैं, इंडिया से जा कर के वहाँ बसे हैं। तो वहाँ की राजधानी जो पोर्ट लुई है उसकी गलियों का नाम, किसी का नाम कलकत्ता, किसी का मद्रास, किसी का हैदराबाद और किसी का मुंबई है, जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। तो हाँ, मतलब इंडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि इंडिया के लोग बसे हुए हैं वहाँ पर। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। तो फ्रेंच भाषा बोली जाती है वहाँ पर, इंग्लिश बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, मगर जनता वहाँ क्रोयल बोलती है। तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका नाम है क्रोयल। क्रोयल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, और क्रोयल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे यूपी बिहार के काफ़ी लोग हैं ना, तो भोजपुरी बहुत बोली जाती है। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। तो ये वहाँ की जो भोजपुरी है वो इंडिया की भोजपुरी जैसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना फ्रेंच के शब्द बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं भोजपुरी में। मॉरिशस में ऊख की खेती होती है। ऊख मतलब ये होता है ना, जैसे गन्ना हो गया, इसकी खेती काफ़ी होती है और इसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है, क्योंकि भारतीयों ने जाकर के खूब वहाँ पे फसल उगाई हैं। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, तो कृषि यानी कि खेती बहुत होती है, क्योंकि चीनी वहाँ का मुख्य अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। तो इंडिया के लोगों ने जाकर के ही वहाँ पर गन्ने की, ऊख की खेती करी है और चीनी का ही वहाँ पर कारोबार होता है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, मतलब सदियों से चली आने वाली और कितनी ज़्यादा जानदार भारतीय संस्कृति है, ये हमें भारत के बाहर जाके पता लगता है। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यह थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, मतलब क्योंकि अंग्रेज़ लेकर के गए थे इंडियंस को वहाँ पर, और वो सब चाहते थे कि सारे के सारे इंडियंस क्रिश्चियन बन जाए। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। जो उनको प्रलोभन दिए जा रहे थे, उनको लालच दिए जा रहे थे, भारतीयों ने उस लालच को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इंडियंस ने मॉरिशस को ही हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हम लोग वहाँ पर जाकर क्रिश्चियन नहीं बने, बल्कि अपना धर्म हमने बचा करके रखा, चाहे कितने ही अत्याचार क्यों ना हुए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है, मतलब हर गांव में वहाँ पर शिवलिंग, शिवालय, शिव जी का मंदिर होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ का पर उसका गायन करते हैं। तो रामायण का पाठ भी वहाँ पर चलता है। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों में मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुगम्य पाया। तो मॉरिशस में राइटर ने देखा कि वहाँ पर जो मंदिर थे, शिवालय थे, काफ़ी ज़्यादा क्लीन थे, और इंडिया में तो मंदिरों की हालत ज़्यादा बढ़िया। हाँ,